हेलो साथियों, फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे केमिस्ट्री सॉल्यूशन की टेस्ट 4 के। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 15 के मैंने 3 सेट बनाए हैं सॉल्यूशन में। 2 सेट अपने अपलोड हो चुके वीडियो सॉल्यूशन, ये लास्ट वीडियो सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। यदि किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब में आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। हमारी और भी फैकल्टी है, जितेंद्र हुड्डा सर, सुभाष बम्बू सर, शालिनी मैडम, प्रियंका मैडम, सारे एक्सपर्ट फैकल्टी है। जो भी साथी सीरियस है सेकंड ग्रेड को लेके, एक बार हमारी ऐप को ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखो 76 एक बंद पात्र में SO3, SO2 और O2 साम्यावस्था में है तथा कुछ हीलियम गैस मिलाने पर कुल दाब बढ़ जाता है, लेकिन ताप व आयतन नियत रहते हैं। ला सातेलिय नियम के अनुसार SO3 का वियोजन पूछा हुआ इसमें। ठीक है, तो देखो हमें ये पता है, आप तो ये ध्यान में रखना कि ला सातेलिय नियम के अनुसार, ला सातेलिय नियम के अनुसार यदि आप, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, यदि नियत आयतन दिया हो, नियत आयतन हो, आयतन नियत हो, तब अक्रिय गैस मिलाने पर, तब अक्रिय गैस मिलाने पर वियोजन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वियोजन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो सबसे अपने मेन चीज़ क्या है, नियत आयतन। यदि ये अपने को नियत आयतन दिया हुआ है, यदि अपने को नियत आयतन दिया हुआ है, तो वियोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सबसे पहला काम तो ये कि अपने को देखना है कि कौन सी कंडीशन दी हुई है। हमें यहाँ पे आयतन नियत दिया हुआ है, तो हमें क्या करेगा, SO3 का वियोजन पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके अलावा यदि आपको कुछ, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा भी इसके अलावा क्या होगा। इसके अलावा हमें पता है कि वियोजन की मात्रा होती है, वियोजन की मात्रा जिसको मान लेते हैं हम x, ये प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। वॉल्यूम में भी डेल्टा NG निकालेंगे अपन, और उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गैसियस, जो भी गैसियस है ना उत्पाद, गैसियस उत्पाद के गुणांक लिख देंगे। ठीक है, के गुणांक का योग, समझ रहे हो। वॉल्यूम इसमें डेल्टा NG निकालो और सिर्फ उत्पाद है ना, उत्पाद के गुणांक लिखो। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मैं ये बोल रहा हूँ A2 प्लस B2 से C2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू कितनी होगी, ये सारे यदि गैसियस में हो तो डेल्टा NG प्रोडक्ट माइनस N ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस माइनस N ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस। सारे गैसियस में तो प्रोडक्ट कितना है, ओनली 1। इसका प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1, माइनस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट कितने, 1 प्लस 1 2। तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा x, प्रोपोर्शनल आ जाएगा v, वॉल्यूम अपने को पता है डेल्टा NG कितना हो गया, -1 अपॉन, देखो मैंने क्या लिखा, गैसियस उत्पाद में, तो ओनली गैसियस उत्पाद में 1 ही है, तो ये 1, यानी x प्रोपोर्शनल आ जाएगा v की पावर -1 या फिर 1/v। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप निकाल लोगे, v तक निकाल लोगे आप। आगे देखो क्या होता है, v के बाद यदि आपको ये बोल दिया जाए, यदि दाब स्थिर हो, यदि दाब स्थिर हो, दाब स्थिर हो, दाब स्थिर होने से हमें क्या, हमें पता है कि दाब भले स्थिर हो लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा। दाब स्थिर हो लेकिन क्या होगा, कोई भी अक्रिय गैस मिलाओगे आप, अक्रिय गैस मिलाओ, अक्रिय गैस मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमें पता है कि x प्रोपोर्शनल 1/v है, तो v बढ़ेगा तो x कम होगा। यदि इस तरह की कोई
रिएक्शन हो तो, और यदि डेल्टा एन जी किसी ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा हो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा हो तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने से एक्स बढ़ भी जाएगा। दोनों केस आ गए। जहाँ पे डेल्टा, ये किसके लिए होगा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के लिए, क्योंकि हमें पता है डेल्टा एन जी हमारा कितना है, -1। ये देखो, तो ये तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो के लिए, और ये डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए वॉल्यूम बढ़ाने से वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ये स्थिर दाब पे है। जब दाब स्थिर हो तो वॉल्यूम स्थिर हो, कोई परिवर्तन नहीं आता किसी में भी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमें कांस्टेंट, अकेले गैस मिलाने का मतलब वॉल्यूम ही तो बढ़ रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं इस तरह से मिला रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वियोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि स्थिर दाब हो तब हमने देख लिया कि किस हिसाब से वॉल्यूम चेंज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। कल को यदि यहाँ पे दाब नियत देखना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। दाब नियत करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वॉल्यूम एक्स की मात्रा निकालेंगे, किस हिसाब से वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। फिर हम वॉल्यूम यदि बढ़ रहा है तो देख लेंगे वियोजन क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वियोजन कम हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन वियोजन की मात्रा भी बढ़ रही है साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 77 की। 77 में क्या बोला हुआ है, कौन सा निम्न साम्य अभिक्रिया में कौन सा साम्य दाहिनी राइट साइड शिफ्ट होगा यानी स्थापित होगा यदि कुल दाब में कमी हो रही है। तो मैंने देखो कल भी बात बताई, ला सातेलिय नियम, ला सातेलिय नियम के अनुसार, ठीक है, ला सातेलिय नियम के अनुसार क्या होता है, देखो ला सातेलिय नियम के अनुसार क्या बोलते हैं कि इसमें 3 कंडीशन है। एक बार आप लास्ट बार ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद मेरे हिसाब से आपके ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सबसे पहले हमें देखना है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक उष्मा सेपी, उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन पश्चिम दिशा में जाएगी। पश्चिम को बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड दिशा में जाएगी। ठीक है, दूसरी यदि टेम्परेचर डाउन करोगे तो रिएक्शन अग्र दिशा में, तो रिएक्शन अग्र यानी फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, ये तो आ गया एक्सोथर्मिक के लिए। दूसरा कंडीशन होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं अपन, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी के लिए इसके जस्ट उल्टा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन अग्र हो गई, रिएक्शन अग्र फॉरवर्ड। अग्र को क्या बोलते हैं अपने, दाईं ओर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दाईं ओर जाता है, वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। अग्र का मतलब A + B से C, तो ये डायरेक्शन अपन अग्र है, और यही हमें पता है क्या है, राइट साइड में भी जा रहा है, राइट साइड भी है, तो अग्र यानी दाईं ओर। इसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरह जाएगी, बस बैकवर्ड। और जिसको क्या बोलते हैं बैकवर्ड का मतलब पीछे, प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट ज़्यादा बनना चाहिए तो बाईं साइड, बाईं तरफ। ठीक है, ये 2 आ गए टेम्परेचर पे। फिर देखो तीसरा, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है, कम। तो ये उल्टा होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल की कम की तरफ जाएगी, और यदि प्रेशर कम करोगे तो वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथा वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है। तो देखो उसमें प्रेशर है, तो यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, या फिर आप ऐसे करो कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गए। तो सीधा सीधा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल भी कम होना चाहिए। ये अपने सारे इसमें पॉइंट आ गए। ठीक है, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया और वॉल्यूम आ गया। अब देखो अपने क्या बोला भाई, इसमें कुल दाब में कमी हो रही है। यदि दाब में कमी हो रही हो, दाब में कमी हो रही है तो नंबर ऑफ मोल बढ़ने चाहिए, उस साइड में रिएक्शन जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 4 है,
और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है, तो किस साइड बढ़ रहे हैं, तो इस साइड नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी साइड में जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कहीं नहीं जाएगी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, प्रोडक्ट साइड, यानी इसको बोलते हैं अग्र या फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी कहीं नहीं जाएगी। हमें पूछा है दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ किसको बोलते हैं, दाहिनी तरफ अग्र वाली को बोलते हैं, अग्र वाली को। तो ये वाली जो रिएक्शन अग्र वाली जा रही है ये दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट आते हैं लेकिन क्वेश्चन आगे से कभी गलत नहीं होंगे। हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक तो अक्रिय गैस वाला देखा है, ये नियत आयतन वाला और नियत दाब वाला, दोनों देख लिए। उसके बाद में 2 ये होते हैं, उसके बाद में ये वाले होते हैं कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। तो लास्ट आता है लेकिन नियम के अनुसार हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों का इफेक्ट देख लिया, ठीक है। आगे से ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे 78 की। दुर्बल क्षार का लवण, सॉल्ट ऑफ वीक बेस व प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, कल वाली वीडियो ना लास्ट वीडियो में मैंने करवा रखा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होनी चाहिए, पीएच 7 से कम होनी चाहिए, पीएच 7 से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मैंने ये भी बात बोली थी जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए वहाँ पे साइन क्या आएंगे, नेगेटिव साइन आएंगे दोनों, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। यहाँ पे दोनों साइन क्या होने चाहिए, नेगेटिव में आने चाहिए। ये तो किसके लिए हो गया, ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का फॉर्मूला। इसी प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला अपना पूछ लिया जाए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो इसमें क्या आएगा, इसमें पीएच की वैल्यू दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। तो ये दोनों चीज़ अपने को पता होना चाहिए। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है इसका मतलब क्या, पीएच 7 से कम हो गए तब दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों साइन, तभी तो पीएच 7 से कम आएगी। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब पीएच क्या होगी, 7 से अधिक होगी, पीएच 7 से अधिक होगी, तब कब होगा, जब दोनों प्लस साइन आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है, कि कब अपने को प्लस लेना है, कब अपने को माइनस लेना है। बात करेंगे 79 की। 79 HgCl की विलेयता दे रखी है आपको। देखो देखो यहाँ पे किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है। तो विलेयता गुणांक मैंने पहले कल भी बताया था कि यदि विलेयता ग्राम पर लीटर में हो तो हमें उसे मॉलिक्यूलर वेट से भाग देकर, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके किस में निकालनी है, मोल पर लीटर में निकालनी है, पर लीटर में निकालनी है। बिकॉज सोल्यूबिलिटी है ना, सोल्यूबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। तो देखो HgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, Hg का 108 होता है और हमें पता है Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 143.5। तो हमें विलेयता कितनी दी हुई है, S 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वॉल्यूम, इसमें डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट का, तो जो अभी आएगी इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आगे देखो अब इसको करोगे आप, तो ये देखो ये गया और ये गया, यहाँ पे कितना आएगा, नीचे 1000 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा, 10 से ये कट गया, तो ये 10⁻² है, ये ऊपर जाएगी 10⁻⁻5 आ जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगी, तो 10⁻⁻5 आ जाएगी, मोल पर लीटर आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसका मतलब ये S सही है अपना। उसके बाद KSP ऑफ HgCl, हमें पता है HgCl का KSP का फॉर्मूला क्या होता है, S², क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं होते। मैंने कल भी बताया AXBY के लिए अपन KSP निकालते हैं। इसके KSP निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y, ऐसे निकालते हैं। तो देखो HgCl यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो KSP आ जाएगा S²। आप रखोगे तो S² आ जाएगा। और S क्या है, 10⁻⁻5, इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻10। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आगे से गलत नहीं होंगे। देखो बी ऑप्शन।
कि जब भी आपको ग्राम पर मोल में दिया हुआ हो तो हमें किस में निकालना है, हमें मोल पर लीटर, जो कि सोल्यूबिलिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। उसको किससे करना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम एस निकालेंगे और फिर के एस भी निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे जब भी ग्राम पर लीटर का दिया हुआ होगा। अब बात करेंगे 80 नंबर की। 80 नंबर, दुर्बल अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक दे रखा। वियोजन स्थिरांक का मतलब Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके 0.1 मिलियन की पीओएच पूछी, इसने पीएच नहीं पूछ के क्या पूछी है, पीओएच पूछी है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे भाई इसका सोल्व। तो देखो HA है, इसका क्या दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है, कितना 10⁻⁹। हमें पता है कि वीक एसिड हो, वीक एसिड के लिए हम अल्फा वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर Ka/C। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए कि रूट के अंदर Ka/C से हम क्या निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो Ka की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹ अपॉन C देखो ये कंसंट्रेशन, ये C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸। 10⁻⁸ का रूट कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। ये हमें क्या है, वीक एसिड का क्या आएगा, ये अल्फा आ गया। चूँकि हमें पता है वीक एसिड के केस में H+ की वैल्यू क्या होती है, C अल्फा। मैंने कल भी बताया, दो ही बात याद रखनी, एक तो अल्फा फॉर्मूला, एक H+ का फॉर्मूला। फिर हम पीएच का अपने आप ही निकाल लेंगे। पीएच क्या होता है, -log(H+). आप तो H+ निकालो फिर पीएच निकालो। ठीक है, अब देखो H+ कैसे निकालेंगे, C की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0.1 इंटू अल्फा वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴। तो ये टोटल, ये 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, तो टोटल कितना हो जाए, 10⁻⁵। ये क्या आ गया, H+ आ गया। तो पीएच कैसे दिखाएंगे, -log(H+). तो देखो -log(H+) यानी 10⁻⁵। तो हमें पता है कि ये भी हमें पता है क्या, कि log 10⁻⁻x की वैल्यू कितनी होती है, -x। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5। तो टोटल कितना जाए, 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, पीएच की। क्योंकि पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है, 14। तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस पीएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 9। तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरह के भी क्वेश्चन आप, सिर्फ वीक एसिड हो, यहाँ पे कोई भी सोल्ट की बात नहीं, ओनली वीक एसिड हो तो हमें दो ही फॉर्मूला याद रखें, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। अल्फा का वैल्यू यदि वीक बेस होता है, यहाँ पे एक और देख लो, यदि वीक बेस होता तो अल्फा क्या हो जाएगी, केब भी आ जाता, क्योंकि बेस होता तो बेस का डिसोसिएशन होता तो केब भी आ जाता। फिर ओ एच माइनस आता, वहाँ पे क्या आता, ओ एच माइनस की वैल्यू सी अल्फा वैल्यू आती। फिर वहाँ पे पी ओ एच निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस से। तो यदि वीक बेस होता हम पी एच निकालते उसी फॉर्मूले से, वीक एसिड होगा हम उसी फॉर्मूले से H प्लस निकाल के पी एच निकालते, बस इतने डिफरेंस है, बाकी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीक एसिड वीक बेस आप निकाल सकते हो। सोल्ट का हमने ऊपर दे ही दिया, तो इस तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम के पीएच के सारे फॉर्मूले हमें पता चल गए। अब बात करेंगे 81 की। 81 में देखो इसमें पूछे बफर विलियन कौन सा है, बफर। तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोल रखा है, वापस बोल देता हूँ। बफर विलियन के लिए दो ही कंडीशन होती है बफर विलियन, या तो वो एसिडिक बफर हो सकता है या फिर बेसिक बफर हो सकता है। दो ही कंडीशन होती है। क्या कौन कौन सी होती है, पहला वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए, दूसरा वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर होना चाहिए। इसके अलावा बफर के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो देखो वीक एसिड वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम एसिडिक बफर, और इसको हम बोलते हैं बेसिक बफर। यदि आप कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा बफर एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो जहाँ वीक बेस आएगा वो बेसिक, जहाँ वीक एसिड का ओनली वीक एसिड है स्टार्टिंग में तो वो एसिड। हम सोल्ट से नहीं देखेंगे, इसको सिर्फ एसिड से देखेंगे। एसिड दिया हुआ है तो एसिडिक बफर, यहाँ पे वीक बेस दिया तो बेसिक बफर आ गया। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CH3COOH प्लस CH3COONA, ये क्या है, वीक एसिड दिया हुआ है। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस करो आप H2O के साथ में जोड़ो तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसी प्रकार H2O को तोड़ोगे तो H प्लस OH माइनस में, तो ये कैसे बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH। ये क्या है,
ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारे क्या इस टाइप कौन सा टाइप का बन गया, ये वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक बफर। क्या ये बफर है, हाँ बिल्कुल है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन पूछा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी अपन बी देखते हैं, CH3COOH प्लस CH3COONH4 दिया हुआ है। देखो ये क्या है, वीक एसिड है। अब इसको हम करो हाइड्रोलाइसिस करो तो ऐसे टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस H प्लस और OH माइनस। तो देखो कैसे बनाएगा, ये CH3COOH बना देगा और NH4OH बना देगा। ये क्या है, ये वीक एसिड है और ये क्या है, एक वीक बेस है। तो ये किस टाइप का बन गया, वीक एसिड प्लस वीक एसिड वीक बेस। क्या इस टाइप का कोई बफर बनाता है, नहीं, बफर की कंडीशन नहीं है, बफर की कंडीशन नहीं है। हमें पता है यहाँ पे वीक बेस की जगह क्या आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, एस ब्लॉक की धातु OH माइनस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। ये पहचानने का तरीका है, अपने को बनाती है, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या है, एस ब्लॉक की धातु होती है, वो OH माइनस के साथ में क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये एस ब्लॉक की धातु है, नहीं है, ये इसका मतलब ये क्या वीक बेस है। तीसरा ऑप्शन देखो, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा भी आप ऐसे सेम ऐसे करोगे, कैसे, ये वीक एसिड है आपका और ये क्या है, NH4Cl होगा, ये NH4 प्लस Cl माइनस NH4OH आ जाएगा और HCl आ जाएगा। देखो ये क्या है, वीक बेस हो गया और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो ये देखो ये वीक एसिड, ये वाला एसिड आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो एसिड ही चेंज हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया। तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये किस टाइप का बन गया, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। क्या ऐसा होता है, नहीं। क्या होना चाहिए, देखो वीक एसिड प्लस वही सेम वीक एसिड आना चाहिए, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो ये भी नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम चौथे ऑप्शन की। तो देखो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इसको हम पानी से में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, NaOH और HCl। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इस तरह का बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें पता है इस तरह का कोई भी बफर नहीं बनाता। बफर क्या बनाते हैं, वीक बेस वाले बनाती है, वीक एसिड वाले बनाते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बनाता। तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप इस हिसाब से चारों ऑप्शन चेक किया करो। जिसमें भी कोई डाउट लगे तो आप हमारे को बताया करो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के, ताकि हमें भी पता चले कि लोगों के कहाँ से डाउट आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे 82 की। 82 में क्या दिया हुआ है, जब बफर विलयन में अम्ल तथा क्षार मिलाया जाता है तो बफर की pH परिवर्तित नहीं होती है, अलग परिवर्तित होती है, बढ़ेगी घटेगी। हमें पता है कि बफर का मतलब यही है, बफर विलयन की सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन ये है कि यदि इसमें एसिड या बेस मिलाते हैं, तो इसकी pH में नगण्य परिवर्तन होता है। नगण्य या नहीं के बराबर। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर परिवर्तन होता है। यानी नहीं के बराबर, तो यानी परिवर्तित नहीं होगी। ए ऑप्शन आ जाएगा। हमें पता है इसमें कोई भी परिवर्तन, बिल्कुल मामूली सा परिवर्तन होता है, उसी को ही हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बफर का मतलब ही ये है। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन सीधा डेफिनेशन से पूछा हुआ है कि नगण्य परिवर्तन होता है, ये बफर सॉल्यूशन होता है। इसके लिए हम एंडरसन इक्वेशन लिखते हैं। एंडरसन इक्वेशन से pH निकालते हैं, ठीक है। यदि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर हो, तब क्या करेंगे, तब pH कैसे निकालेंगे, pH बराबर, देखो ये क्या है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बफर है। तो 7 प्लस हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ, हमें सीधे इसका आंसर इस एंडरसन इक्वेशन होती है, वो सीधी अपने को याद रखनी है। pH क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिख दिया हम, 7 नहीं,
pH पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ये किसके लिए होगा? वीक एसिड वाले के लिए होगा। अब यदि हमें बोल दिया जाए वीक एसिड प्लस वीक एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर हो यानी ये कौन सा हो गया? बेसिक बफर। तब पीएच कैसे निकालेंगे? तो यहाँ क्या होगा? पीएच इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। इससे हम ये दोनों किसके लिए आएगा इक्वेशन? ये दोनों बफर सॉल्यूशन के लिए, बफर विलयन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ बफर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बफर पहचान करना अपने ऊपर सीख लिया। बफर से पीएच कैसे निकालते, इनके दोनों का फॉर्मूला दे दिया। बफर में यदि एसिड बेस मिलाते तो इसमें नगण्य परिवर्तन नहीं के बराबर परिवर्तन होता है। बफर से इससे बाहर अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बात करेंगे 83 की। देखो 83 एक बफर विलयन जिसमें 0.2, यहाँ पे 0.2 नहीं है, ये 2.0 है। 2.0 मोल पर लीटर CH3CON तथा 1.5 मोल पर लीटर CH3COH है, तो उसका पीएच होगा। जबकि एसिटिक अम्ल का हमें क्या दे दिया? Ka की वैल्यू दे दी। देखो पहली बात तो ये CH3COH है, हमें कौन सा ये बफर पहचान करना आना चाहिए। तो CH3COOH प्लस CH3COONA का बफर है, यानी ये कौन सा हो गया? वीक एसिड हो गया। और ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर है, यानी एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है। इसकी हमें पीएच निकालनी है। हमें पता है ऊपर अभी देखा है एसिडिक बफर की पीएच कैसे निकालते हैं? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। आपको तो ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे वीक एसिड दिया हुआ है तो इसका मतलब वीक एसिड का Ka दिया होगा, और उसी के हिसाब से अपन यदि यहाँ पे pKb दिया होता तो हम pKb लेते, क्योंकि फिर वो वीक बेस का होता। तो ये अपना फॉर्मूला है। देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, ये दोनों क्या होती है? सांद्रता। ये ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? सांद्रता। ऊपर आगे लवण की सांद्रता, नीचे आगे अम्ल की सांद्रता। ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है? क्या दिया हुआ है? Ka दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.8 इंटू 10⁻⁵ तो यहाँ से हम pK निकालेंगे। pK कैसे लेंगे? इसका लॉग ले लें, क्योंकि हमें पता है माइनस लॉग ऑफ Ka होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको माइनस, देखो लॉग A इंटू लॉग B, तो लॉग A 1.8 प्लस लॉग B 10⁻⁵ माइनस, ये देखो लॉग 2 के आसपास होगी। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो लॉग 1.8 की हमेशा याद रखनी है अपने को। इसकी वैल्यू होती है लगभग 0.246 या 25 मान लो, 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.25। ये लॉग 10⁻⁻x की वैल्यू कितनी आती है? -x, तो -5। तो ये वैल्यू आप करोगे तो आ जाएगी 4.75। ये माइनस में आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4.75। तो ये हमें pKa की वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या मिल गया? pKa मिल गया कितना? 4.75। अब देखो CH3CON ये क्या है? सॉल्ट है, और ये एसिड है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 2.0। सॉल्ट की कितनी दे रखी है? 2.0। इसी प्रकार एसिड की कितनी दे रखी है? 1.5। एसिड की कितनी दे रखी है? एसिड की 1.5। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो देखो pK की वैल्यू कितनी? 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की वैल्यू कितनी? 2.0। एसिड की कितनी? 1.5। पॉइंट हटा दो। 4.75 प्लस लॉग ऑफ 5 से करोगे 4 5 और 4 3 12, 4.75 लॉग A प्लस लॉग A अपॉन B की वैल्यू क्या होती है? लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B, माइनस में आएगा। तो लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3। तो देखो 4.75 लॉग 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.48। तो ये कितने आ जाएगी? 4.75 प्लस लगभग 1.2, तो इसको जोड़ोगे तो 4.87। ये हमें किसकी वैल्यू आ गई? pH की। देखो 4.87। उम्मीद करता हूँ इस तरह से जो भी बफर सॉल्यूशन की pH के जितने भी क्वेश्चन हैं
बफर सॉल्यूशन को पहचान करना, पीएच निकालना, बफर वैल्यू में एसिड और बेस मिलाने से क्या परिवर्तन होना, इसके सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आ जाएंगे। तो बफर के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे 84 की। 84.1 मोलर का एक दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल विलयन में 1% आयनित यानी आयनाइज्ड होता है, तो विलयन की पीएच। देखो पहली बात तो मैंने अभी बताया था, वीक एसिड, दुर्बल एसिड के लिए मैंने क्या बोला था, एक तो एल्फा निकालना सिखाया था रूट के अंदर Ka/C, फिर H+ की कंसंट्रेशन सिखाई थी मैंने C अल्फा से, ये दिया, और फिर पीएच हम निकाल ही लेंगे। तो हमें H+ की कंसंट्रेशन यानी पीएच निकालने मतलब H+ निकालना, हमें क्या दिया है, देखो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, ये रही 0.1 मोलर, तो 0.1 इसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। फिर एल्फा भी दिया, आयनन नहीं बताता एल्फा आयनन का मतलब क्या दिया, 1%। 1% को कैसे लिखेंगे, 1/100 यानी 10⁻²। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू कितनी है, 10⁻1 इंटू 10⁻², तो कितने आ जाएगी, 10⁻3। ये किसकी वैल्यू होगी, H+ की। तो pH क्या होता है, -log(H+), तो -log(10⁻3), तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये अपनी pH, इसने क्या पूछा, pH, C ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीक एसिड, देखो अभी तक हमने सारे बता दिए, एसिड का निकालना सीख लिया हमने, सोल्ट का निकालना सीख लिया हमने, बफर का सीख लिया। इनके सारे क्वेश्चन होने चाहिए, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैंने सारे इसको डिटेल में बताया, ठीक है। अब बात करेंगे हम 85 की। 85 N2+3H2 से 2NH3 के लिए अभिक्रिया गुणांक Q। देखो अभिक्रिया गुणांक वैसे जैसे कैसी लिखते अपन, तो कैसी की तरह लिखा हुआ, NH3² का क्यूब से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर अगर से जा रही है, यानी राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट मतलब A+B से C। अब ये क्या है, ये लेफ्ट है और ये राइट होता है, तो इधर इसे यानी प्रोडक्ट से, इसका मतलब हो गया उत्पाद से अभिकारक की तरफ जा रही है, उत्पाद से अभिकारक की तरफ यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पश्च अभिक्रिया, पश्च दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हमें ऐसी कंडीशन देखने जहाँ अभिक्रिया क्या जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन जाए। हमें सीधा पता है, मैंने 3 कंडीशन लिखवाई थी। 3 कंडीशन होती है अभिक्रिया लब्धि की 3 कंडीशन होती है। क्या, पहला Q बराबर Kc, तो अभिक्रिया क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी, अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। दूसरा Q यदि ज़्यादा हो जाए Kc से, हमें पता है Q को यदि ज़्यादा हो गया Q, तो Q को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो अभिक्रिया किस में चली जाएगी, पश्च दिशा में। देखो Q ज़्यादा है, हमें ऐसा करना है कि Q की वैल्यू कैसी बराबर आ जाए ताकि अभिक्रिया साम्य अवस्था में रहे। तो Q की वैल्यू कब आएगी, जब Q की वैल्यू को हमें क्या करना है, कम करना है। और कम कैसे होगी, कम, देखो Q कम करना है तो हमें पता है N2 और H2 इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इनकी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये पश्च दिशा वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद यदि Q कम हो Kc से, तो अभिक्रिया अगर दिशा में जाएगी, ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशन को अपने को याद रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि ये Q वाला आपको लगे भी हमें याद नहीं रह रहा, तो आप तो ऐसे सोच लिया करो कि Q ग्रेटर देन Kc या Q लेस देन Kc है। हमें ऐसा करना है कि Q बराबर Kc आ जाए। तो Q बराबर Kc कब आएगा, जब Q को कम करें, क्यों ज़्यादा है, कम करें। अब Q कम कैसे होगा, देखो Q बराबर क्या दिया हुआ है, Q बराबर NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और H2 का क्यूब।
हमें इसको कम करना है। इसको कम कब कैसा, जब ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, तो N2 प्लस H2, N2 की कंसनट्रेशन एंड H2 की कंसनट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। और ये कब बढ़ेगी, जब अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी, जब अभिक्रिया वापस जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी, पश्च दिशा में। इसी प्रकार इसमें देखो, इसी प्रकार Q बराबर कैसे करना है, यानी Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और Q की वैल्यू कब बढ़ेगी, देखो इसमें Q की वैल्यू जब बढ़ेगी जब NH3 का है, तो यहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Q की वैल्यू बढ़ेगी। तो NH3 कब बढ़ती है, जब अभिक्रिया अग्र दिशा में हो, अग्र दिशा में हो। तो ये कंडीशन आपको मेरे हिसाब से आप समझ में आ गई होगी। हमें पूछा हुआ है कौन सी पश्च दिशा में, पश्च दिशा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में Q क्या होता है, ज़्यादा होती है कैसी से, तो आंसर आ जाएगा अपना डी। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सारे क्वेश्चन आप, इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन अब आपके सही हो जाएंगे। बात करेंगे 86। एक बफर विलियन में 0.2 मोलर NH4OH और 0.02 मोलर NH4Cl के समान आयतन है। क्षार का pKb है तो pH, देखो ये वापस आ गया बफर सॉल्यूशन वाला। हमें पता है pH, जब क्षार की बात करें तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, pKb प्लस लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। कब, ये वीक बेस का या बेसिक बफर के लिए, किसके लिए आएगा, बेसिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए हमें पता है ये वाला फॉर्मूला होगा, pKb दिया हुआ है, pKb कितना दिया हुआ है 5 प्लस लॉग ऑफ सोल्ट, ये होता है सोल्ट, सोल्ट की वैल्यू दी हुई है 0.02 अपॉन बेस की वैल्यू दी है 0.1। ठीक है, अब आप इसमें पॉइंट उठाओ तो एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ। ठीक है, अब देखो ऊपर बच गया 2/20 यानी 1/10, तो ये आ जाएगा 5 प्लस लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 5 - 1, कितना आ जाएगा 5 - 1, तो आ जाएगा 4। ये आती है POH, ये अपने क्या बोला यहाँ पे देखो POH आता है, ये किसके लिए, बेस के लिए ना, तो POH आएगा। तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो PH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस POH, तो 14 - 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये जो फॉर्मूला होता है वीक बेस है ना, बेसिक बफर के लिए POH निकालते हैं अपन। मेरे हिसाब से शायद मैंने ऊपर देखता हूँ क्या करवाया मैंने, ये रहा, ये वीक बेस है ना, तो देखो वीक जब भी बफर सॉल्यूशन है वीक बेस के लिए होगा तो POH की वैल्यू फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो POH निकालना, जब भी बेसिक बफर होगा तो POH निकलेगा, एसिडिक बफर होगा तो PH निकलेगी। अब बात करेंगे 87 की। ये देखो 87, NH4OH का 0.1 N विलियन 1.3% वियोजित होता है। NH4OH का वियोजन स्थिरांक यानी Kb ज्ञात करना है। तो ये कौन सा केस है, NH4OH हमें पता है वीक बेस है, तो वीक बेस, और मैंने अभी पीछे भी करवाया तो वीक एसिड का करवाया था। हमें पता है वीक बेस में हम OH निकालते हैं और OH की कंसनट्रेशन होती है C अल्फा, और अल्फा वैल्यू कैसी होती है Kb/C, यही तो निकाला था। अब देखो हमें अल्फा दिया हुआ है, C दिया हुआ है, Kb, हम इस फॉर्मूले से Kb की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.3%, यानी 1.3 डिवाइड बाई 100, 13/1000, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 13 × 10⁻³ ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 10⁻⁻1। तो देखो अल्फा बराबर होता है रूट के अंदर Kb/C, अल्फा वैल्यू कितनी है 13 × 10⁻³ इक्वल्स टू Kb हमें निकालना है, सी की वैल्यू आ गई 10⁻1। अब इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 13 × 10⁻³ का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा Kb/10⁻1, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करो 169 × 10⁻³ का करो तो 10⁻6 इंटू ये 10⁻1 क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 × 10⁻7 ये आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.69 × 10⁻5। मैं यह क्या 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻5 हो गया, डिवाइड करने के बाद 1.69, तो देखो 1.69 × 10⁻5।
उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप, ये तो हो गया वीक बेस के लिए, ऐसे सेम हम वीक एसिड के लिए भी ऊपर निकाल चुके हैं। तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम आपको अल्फा दिया हो नॉर्मल तरीके से हम KB या फिर पीएच पीओच दोनों सब कुछ निकाल सकते हैं हम, ठीक है। वीक बेस और वीक एसिड के लिए हम सीख चुके हैं मेरे हिसाब से। अब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करेंगे 88 की। 88, एक क्षार की अम्ल का वियोजन स्थिरांक, जब भी अम्ल है अम्ल का वियोजन स्थिरांक को क्या बोलते हैं, Ka। ये दिया हुआ 1.8 × 10⁵ इस ताप पर 0.20 मोलर अम्लीय विलयन के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। वियोजन की मात्रा किससे देखते हैं अपन, अल्फा से। तो हमें अल्फा निकालना है, यानी अल्फा निकालना है। तो हमें पता है एसिडिक वीक एसिड का केस हो गया, ये वीक एसिड का केस है। वीक एसिड के लिए हमें क्या दिया हुआ है, Ka की वैल्यू दी हुई है 1.8 × 10⁵ कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.2 मोलर। हमें ये पता है कि अल्फा वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर, Ka/C। ये वीक एसिड के लिए अल्फा होता है। Ka की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.8 × 10⁻⁵ C की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2। देखो ये 0.2 से पॉइंट गया, ये 2 से जाओगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो 9 × 10⁻⁵। अब हमें पता है 10⁻⁵ का सीधा हम रूट नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 से जब भी डिवाइड करोगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 90 × 10⁻⁶। ये डिवाइड वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और 9 × 10 90 हो जाएगा। 10⁻⁻6 जब बाहर आएगा रूट के अंदर तो 10⁻⁻3 में आएगा और रूट के अंदर 90। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 90 रूट 90 क्या आ जाएगी, रूट 90 × 10⁻⁻3। अब देखो 9 का रूट होता है 81, जब आप रूट के अंदर 81 होता है इसकी वैल्यू होती है 9, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 9.48 × 10⁻3। ठीक है, 9.48 × 10⁻3 डी ऑप्शन हो जाएगा। किस में ये 88 में डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस हिसाब से यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप कहोगे सर 10⁻⁻5, तो 10⁻�5 का सीधा वर्ग रूट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओड है, हमें इवन में कन्वर्ट करना है। हम 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 10⁻3 × √90, यानी √90 × 10⁻3 और √90 का होता है 9.48 × 10⁻3। ये आप जब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार ऑप्शन के आसपास देख लिया करो। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, क्या ये 9 है, नहीं है। 9.48, हाँ 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 9.48 का लगभग होगा 90। तो अपना उसी हिसाब से कर लेंगे सेट। ठीक है, 88। अब बात करेंगे 89 की। किसकी pH 12 होगी, हमें पता है कि pH 12 पूछा है। अब देखो 0.01 मोलर KOH, 1 मोलर N नॉर्मेलिटी ऑफ KOH, 1 नॉर्मल ऑफ NaOH, 1 नॉर्मल ऑफ CaOH की होल टू आई। इसका मतलब ये सारे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड से बने। इसका मतलब सारे सारे क्या है, ये अपने किसके एग्जाम्पल है, बेस के एग्जाम्पल है, बेस के एग्जाम्पल है। और हमें पता है बेस से हम क्या निकालते हैं, POH निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में POH कैसे निकालेंगे, -log ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या है, सारे देखो S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड के साथ में बना रहे हैं तो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जितना ये होगा उतना ये होगा C के उतना ही OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी। तो देखो -log ऑफ OH माइनस कितना है 0.01, तो आ जाएगा -log ऑफ 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू है, POH की। तो यहाँ से pH निकालेंगे हम तो क्या आएगा 14 माइनस POH, तो आ जाएगा 14 - 2, तो क्या आ जाएगा 2, सॉरी 14 - 2 तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें यही पूछा हुआ है कि pH किसकी 12 है, तो पहला ऑप्शन ही आ जाएगा। आप दूसरा भी देख सकते हो, दूसरा कैसे POH निकालोगे तो -log ऑफ OH माइनस और -log ऑफ OH माइनस की वैल्यू 1 है और 1 का हमें पता है log 0 होता है, तो POH 0 है तो pH कितनी आएगी 14 आएगी। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड की pH कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की pH कितनी होती है 14 होती है। इसी प्रकार तीसरा भी POH वही सेम -log ऑफ OH माइनस तो माइनस ऑफ log 1, तो ये आ जाएगा 0, तो pH कितनी आ जाएगी 14। फिर फोर्थ ऑप्शन में देखो आप, हमें पता है CaOH की होल ट्वाइस है, ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा Ca2 + 2OH माइनस में, ये दी 1 है
तो ये 1 बनेगा, लेकिन ये कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि इसके 1 से इसके कितने बन रहे 2। तो हमें पता है OH माइनस की कंसनट्रेशन कितनी है 2। तो POH क्या आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस। तो देखो माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 तो माइनस 0.3, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितना है जी 0.3, इसकी 1 नॉर्मेलिटी ना 0.3 आ गया। तो PH कितना आ जाएगा, PH 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 0.3 तो 13.7, तो जो कि हमें क्या पूछा 12, जो कि 12 ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करेंगे 90 की। देखो भाई 90 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस, सॉरी एक बार को, हाँ 90 नंबर, निम्न में से किस गैसीय अवस्था, गैसीय साम्य में, गैसीय साम्य के लिए Kp का मान Kc से कम होगा। देखो हमें ये पता है Kp बराबर क्या होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। हमें क्या बोला हुआ है कि इसमें क्या Kp का मान कम होना चाहिए Kc से, ये पूछा हुआ है। तो हमें पता है यदि डेल्टा Ng पॉजिटिव हुआ, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये डेल वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो Kp की वैल्यू ज़्यादा आएगी Kc से। दूसरा केस, यदि डेल्टा Ng लेस देन 0 हुआ, तो ये 1 अपॉन डिवाइड में चला जाए, कोई भी देखो RT पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन RT, तो यानी Kp बराबर हो जाए Kc अपॉन RT। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में Kp की वैल्यू कम हो जाएगी Kc से। हमें यही कंडीशन देखनी है कि कहाँ पे Kp की वैल्यू Kc से कम हो रही। अतः क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में हमें डेल्टा Ng लेस देन 0 देखना है, ठीक है। जहाँ डेल्टा Ng लेस देन 0 है वहाँ Kp लेस देन Kc होगा, ठीक है। अब ए ऑप्शन देखो, N2O4 से 2NO2, तो देखो डेल्टा Ng निकालते हैं हम, सिग्मा ऑफ सम, सारों का सम किसका, प्रोडक्ट में गैसियस अवस्था में जितने भी है मॉलिक्यूल उनका, और माइनस रिएक्टेंट में जो उपस्थित है कौन से गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने 2 माइनस रिएक्शन में, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने 1, तो 1, तो कितना हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा Ng पॉजिटिव है, हमें ये नहीं देखना, हमें देखना डेल्टा Ng लेस देन 0 देखना है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा बी ऑप्शन, 2HI से H2 प्लस I2, यहाँ पे डेल्टा Ng चेक करो आप, तो डेल्टा Ng प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितना आएगा 1 इसका, तो 2 माइनस रिएक्टेंट का भी 2, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0, ये भी हमें नहीं देखना। तीसरा ऑप्शन देखो, 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, इसमें डेल्टा Ng देखो, प्रोडक्ट में कितना 2 माइनस रिएक्टेंट में कितना 2 प्लस 1 3, तो कितने आ जाएगा -1, तो इसका मतलब क्या होगा डेल्टा Ng लेस देन 0। इस केस में क्या होगा Kp की वैल्यू कम होगा Kc से। हमें क्या ऑप्शन देखना है, सी ऑप्शन। एक बार डी और देख लो आप, डी ऑप्शन क्या है, N2 प्लस O2 से 2NO, N2 प्लस O2 से 2NO। देखो डेल्टा Ng निकालो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 2 माइनस रिएक्टेंट 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 0, जो कि हमें नहीं देखना। तो अपने क्या चेक करना, डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा, उसी के लिए Kp लेस देन Kc होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इक्विलिब्रियम, हमने क्या क्या करवा दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम टेस्ट पेपर में दे चुके हैं। यदि किसी ने सॉल्यूशन भी चेक कर लिया, यदि इनका सॉल्यूशन भी देख लिया, तो भी आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज दे रहे हो और उसमें आपको 50% प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आपका सेकंड ग्रेड में आराम से आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड का लेवल हमारी टेस्ट सीरीज के सिमिलर या उससे कम ही रहेगा। ये आपको 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, वो फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ये ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 ये आपको क्या है, फ्री है। आप वहाँ पे दो, उसके बाद में देखो कि कहाँ गलती हो रही है, उसके बाद हम आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं।
उसमें देखो, तभी आप अपनी गलती पकड़ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे साथी जो भी सीरियस है वो सारे के सारे हमारी टेस्ट सीरीज़ विजिट कर चुके हैं। यदि किसी ने नहीं की है तो आप तुरंत विजिट करो और देखो कि कैसा लेवल है। जो हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें हमें सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, साथ में कमेंट भी करो। धन्यवाद।